संसद का सत्र चल रहा है और ये समय है बताने के लिए कि आखिर संसद बनता कैसे है और संसद के डिटेल्स के बारे में, जो कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का विषय है, मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बता दूं कि जो पार्लियामेंट है उसका संविधान में उल्लेख भाग 5 में है, पार्ट 5 चैप्टर 2 में है, और ये आर्टिकल का जो रेंज है वो 79 से आर्टिकल 123 तक है। ये संविधान में पूछता है पार्ट 5 चैप्टर 2 आर्टिकल 79 टू 123 जो ऊपर में लिखा हुआ है। अब आप देखिए, जो भारत की संसद है जिसे पार्लियामेंट कहते हैं वो क्या है? वो यूनियन लेजिस्लेचर है, यानी केंद्रीय विधायिका है। जैसे राज्य में विधायिका है, प्रत्येक राज्य में विधानमंडल है, वैसे केंद्र में जो विधायिका है वो क्या है? यूनियन लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका के रूप में संसद है। अब संसद बनेगा कैसे? संसद का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है? आर्टिकल 79 में दिया हुआ है। तो भारत का संसद बनता है दो चीजों से। एक, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, संसद का अभिन्न अंग है भारत का राष्ट्रपति। और दूसरा, दो सदन, 2 हाउसेज। कौन कौन? एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। कुल मिलाकर कहें तो भारत का संसद बनता है राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी बिल यानी जो विधेयक है वो पहले लोकसभा में या राज्यसभा में, उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा और अंत में राष्ट्रपति के पास जाएगा सहमति के लिए, और राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही कोई बिल या विधेयक, अधिनियम या एक्ट बनता है। इसलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, 2 सदनों के साथ। और अब राज्यसभा और लोकसभा की बात करें आप, तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल कहा जाता है। ठीक। राज्यसभा का बर्थ कब हुआ, जन्म कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का जन्म हो रहा है, 3 अप्रैल 1952 को। और राज्यसभा की पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को। यह सब पूछता है, फैक्ट है। और राज्यसभा को रिक्राइस्टेंड एज राज्यसभा 23/8/1954 को कहा गया। यानी कि पहले इसका नाम था एक तरह से काउंसिल ऑफ स्टेट्स, है ना, लेकिन इसको राज्यसभा के रूप में नाम दिया गया 23 अगस्त 1954 को। अब अगर आप लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के प्रथम चुनाव हो रहे हैं 1951-52 में, और चुनाव के बाद लोकसभा का गठन हुआ और उसका टेन्योर 5 साल का रहा, 1952 से 1957। ठीक है। अब राज्यसभा उच्च सदन है, इसको कहते हैं अपर हाउस। लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, इसको बोलते हैं लोअर हाउस। ठीक है। राज्यसभा जो है इसको प्रथम सदन या प्रथम चैम्बर भी बोला जाता है, फर्स्ट हाउस या फर्स्ट चैम्बर या प्रथम सदन। लोकसभा को सेकंड हाउस, सेकंड चैम्बर या द्वितीय सदन भी बोला जाता है। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, मतलब कि राज्यसभा कभी भी भंग या डिसॉल्व नहीं होती है, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, यानी राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है, यह परमानेंट हाउस है। अब लोकसभा की बात करें तो सामान्यतः लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 ईयर है। अब 5 ईयर के पहले भी इसका टर्म जो है डिसॉल्व किया जा सकता है और हुआ भी है। और राष्ट्रीय आपातकाल के समय में 5 साल से भी आगे एक लोकसभा रह सकती है। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल हो, 5 साल और 1 साल और रह जाएगा, तो जब 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाएगा तो अधिकतम 6 माह और रह सकता है लोकसभा। तो यह लोकसभा और राज्यसभा के नाम के बारे में बता रहा हूं कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, परमानेंट और कब क्या हुआ। अब आगे देखिए, इसमें ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा वो 6 साल रहता है, जबकि लोकसभा का एक एमपी 5 साल रहता है। दोनों को एमपी ही बोला जाता है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा का भी सदस्य एमपी है और राज्यसभा का भी सदस्य एमपी है, लेकिन
राज्यसभा में लिखा जाता है एमपी ब्रैकेट में राज्यसभा, और लोकसभा वाले लिखते हैं एमपी ब्रैकेट में लोकसभा। तो एक राज्यसभा का जो मेंबर है वो 6 साल रहता है एक बार निर्वाचित हो जाने पर, वहीं लोकसभा का एक एमपी 5 साल रहता है एक बार हो जाता है, इसके पहले कि वो रिजाइन न करे, या रिजाइन तो दोनों में लागू होगा एक तरह से। राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है? तो राज्यसभा राज्यों को और यूनियन टेरिटोरीज को रिप्रेजेंट करता है, यूनियन टेरिटोरीज को। आर्टिकल 80(2) कहता है कि राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करता है और यूनियन टेरिटोरीज जहां की विधानसभा है। ठीक है, अब विधानसभा कहां कहां है? तो दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, और जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटोरी है आज की तारीख में, वहां अभी विधानसभा रिवाइव नहीं हुआ है। ठीक है, तो लॉ आएगा इसके लिए, तब वो वहां का विधानसभा बनेगा। अब लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करता है? तो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज, यानी कि जो अलग अलग निर्वाचक क्षेत्र हैं उनका प्रतिनिधित्व ये करता है लोकसभा, और इसका मैक्सिमम जो है सीट्स जो है वो 80 सीट्स है, माने 28 राज्य से लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। तो किस राज्य में लोकसभा का सबसे ज्यादा सीट है? उत्तर प्रदेश में है 80 सीट्स। और राज्यसभा की बात करें तो मैक्सिमम यूपी में है राज्यसभा में। किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा राज्यसभा के लिए सीट है? वो है 31 सीट। कहां से? तो यूपी से, उत्तर प्रदेश से। और लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश का ही है, 80 सीट है। अब राज्यसभा का कैसे चुनाव होगा? तो यह चुनाव है इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और आगे इसमें है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यह चुनाव का नियम है राज्यसभा में, मतलब होता है एकल संक्रमणीय मत। और चुनाव कैसे होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, और अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राज्यसभा का। अब आप लोकसभा की बात करें, दाहिनी ओर अगर देखें राइट साइड में कॉलम में, तो डायरेक्ट इलेक्शन लिखा हुआ है, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जो भी 18 साल के ऊपर हो गया वो वोट देता है और चुनता है। और इसका होता है फर्स्ट पास्ट पोस्ट। ये वर्ड समझते हैं? लोकसभा में फर्स्ट पास्ट पोस्ट का मतलब क्या होता है? यानी कि अगर 10 लोग एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा है, चुनाव लड़ रहा है, 10 उम्मीदवार हैं, तो उसमें जिसको भी ज्यादा मत आ गया, जैसे मान लें कि टोटल वोट 100 है और 10 लोग खड़े हैं, तो जिसको भी उसमें से ज्यादा हो गया, हो सकता है एक कैंडिडेट को आया 100 टोटल वोटर हैं, तो एक कैंडिडेट को मान लें कि उसमें आ गया 13 और बाकी को 10 में और किसी किसी को कम आया, तो 13 वाला जीत जाएगा। यानी कि टोटल उम्मीदवारों में जिसका भी ज्यादा आया, भले ही वो मेजोरिटी 50% से ज्यादा वोटर न ले पाया हो, उसे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट पास्ट पोस्ट का मतलब ही आता है कि जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से जिसको भी ज्यादा वोट आएगा वो चुनाव जीत जाता है, और इस सिस्टम को कहते हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट। अब सीटों का अलॉटमेंट, अभी आप जानते हैं सीट कितना है लोकसभा में, राज्यसभा में। वो जो अभी अलॉटमेंट है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा एंड लोकसभा, वो कैसे है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित है। और जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है लोकसभा, वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर है। सीट उतना ही रहेगा, लेकिन अब देखते होंगे कि इधर उधर विधानसभा लोकसभा का निर्वाचन जो क्षेत्र है वो घटता बढ़ता रहता है, कभी उधर चला जाता है, कभी इधर आ जाता है, क्योंकि वो जनसंख्या के आधार पर है। तो 2011 की अभी लेटेस्ट जनसंख्या है, और अभी 21 का तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन टोटल सीट्स जो है वो उसी के आधार पर है, 1971 के आधार पर। अब आइए राज्यसभा में कुल सीट कितना हो सकता है? आर्टिकल 80 कहता है 80 कि राज्यसभा में कुल सीट होगा 250, 250। अब 250 में 238 कहां से आएगा? वो आएगा राज्यों से और यूनियन टेरिटोरी से, और 12 नॉमिनेटेड होते हैं, यानी मनोनीत होते हैं, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 लोगों को। जैसे कला हुआ, साहित्य हुआ, सब और पब्लिक सर्विस हुआ, इन लोगों को मनोनीत करते हैं भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में। यानी राज्यसभा का वर्तमान में टोटल जो स्ट्रेंथ है 250 हो सकता है। ये प्रोविजन है संविधान में,
238 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से और 12 नॉमिनेटेड हैं। लेकिन वर्तमान में जो राज्यसभा का स्ट्रेंथ है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ, वो 250 नहीं है। 250 तो मैक्सिमम हो सकता है अगर सरकार चाहे तो, ठीक है। लेकिन अभी जो स्कोप है वो कितना है, 245 वर्तमान में स्ट्रेंथ है। और इसमें 233 जो है वो राज्यों और केंद्र शासित से है, यानी राज्यों में 229 और केंद्र शासित से 4 आते हैं राज्यसभा में। ये कुल 229 और 4 233 हो गया राज्यसभा का, और 12 मनोनीत है। इससे अगला ये आता है कि 5 सीट अभी बढ़ सकता है राज्यों से और यूनियन टेरिटोरी से। 5 सीट बढ़ सकता है राज्यों से और यूनियन टेरिटोरी से। अब तो जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटोरी है, लेकिन विधानसभा तो वहां है नहीं, तो ये नंबर जो है माइनस हो जाएगा राज्यों से एक तरह से। अब लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना हो सकता है और अभी कितना है, राज्यसभा जैसा ही ये भी मामला है। तो राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ वर्तमान में आर्टिकल 81 के अनुसार 552 मैक्सिमम हो सकता है, 552 ये मैक्सिमम पॉसिबल है। सरकार चाहे तो 552 तक ले जा सकती है, लेकिन वर्तमान में जो स्ट्रेंथ हो है वो 545 ही है, यानी कि 7 सीट का स्कोप है बढ़ाने का। अब 552 में देखिए तो 530 सीट राज्यों से, 20 सीट यूनियन टेरिटोरीज यूटी से और 2 नॉमिनेटेड। अब ये 2 नॉमिनेटेड जो है एंग्लो इंडियन वाला, अब ये आगे से नहीं होगा क्योंकि संविधान संशोधन करके इसको हटा दिया गया। अब एंग्लो इंडियन नहीं होना है, तो ये काम खत्म हो गया, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ 550 रह गया। ये चेंज हो चुका है, संविधान संशोधन हुआ है, 550 हो गया। अब प्रेजेंट स्ट्रेंथ देखिए तो 530 राज्यों से और 13 यूनियन टेरिटोरी से है। 530 राज्यों से और 13 यूनियन टेरिटोरी से वाला बात है। तो इस प्रकार की बातें है इसमें, ठीक है। 545 में और 2 सीट नॉमिनेटेड वो खत्म हो गया। अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उसका नाम है चेयरपर्सन, और उसके नीचे एक और चुना जाता है डिप्टी चेयरपर्सन। अब राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होगा, तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिसियो। मतलब जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा उस दिन वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, चेयरपर्सन होगा। और डिप्टी चेयरपर्सन का चुनाव होता है ना। राज्यसभा के मेंबर ही एक डिप्टी चेयरपर्सन चुनते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग से होता है, तो वो अलग है। अब आप लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, स्पीकर होता है। ये लोकसभा के ही मेंबर अपना स्पीकर चुनते हैं चुनाव के बाद, और उसके नीचे एक डिप्टी स्पीकर भी होता है उसके नीचे, यानी कि लोकसभा का स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर। और राज्यसभा में क्या होगा, चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन। तो इस तरह की बात है। अब पावर और फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट समझ लीजिए कि संसद की शक्ति क्या है और फंक्शन यानी कार्य क्या है। तो सबसे पहला है लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि विधायी शक्ति क्या है। लेजिस्लेटिव फंक्शन माने विधायी शक्ति, और विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने की शक्ति। तो लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है। तो अब क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि किस विषय पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट किस विषय पर होगा, तो यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची पर, और कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची पर। और संघ सूची और समवर्ती सूची ये 7वीं अनुसूची में है, संविधान के 7th शेड्यूल में है। और राज्य सूची पर तो कानून पार्लियामेंट बनाएगा नहीं, उस पर तो राज्य का विधानमंडल बनाता है। तो लॉ मेकिंग पावर मतलब कानून निर्माण की शक्ति, और पार्लियामेंट लॉ बना रहा है किस विषय पर, यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची पर, और कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची पर। इसके अलावा पार्लियामेंट जब हाउस न चल रहा हो, तो आप जानते हैं जब हाउस ही नहीं सेशन में हो तो लॉ कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन लॉ बनाना अर्जेंट हो मान लीजिए, तो फिर केंद्रीय मंत्री परिषद के सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस यानी कि वो ऑर्डिनेंस जारी करता है भारत का राष्ट्रपति, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 123 में, है ना। अध्यादेश बोलते हैं ऑर्डिनेंस को। तो ऑर्डिनेंस कब जारी होगा, जब संसद का सत्र न चल रहा हो और लॉ बनाना एकदम जरूरी हो, और
केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है और बाद में ऑर्डिनेंस को संसद के द्वारा अप्रूवल लेना पड़ता है निर्धारित समय के अंदर। ऑर्डिनेंस का प्रभाव संविधान के ऑर्डिनेंस का जो प्रोविजन है, प्रावधान है, वो 123 में है। अब पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, फाइनेंशियल पावर देख लीजिए, यानी कि वित्तीय शक्ति की बात कर रहा है पार्लियामेंट को। तो क्या फाइनेंशियल पावर भी है पार्लियामेंट को? तो है। 112 कह रहा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बजट हुआ, बजट वर्ड नहीं है, लेकिन बजट के बदले में जो संविधान में आर्टिकल में प्रावधान है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112। और इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि कुल कितना इनकम और कुल कितना एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राप्ति और व्यय दोनों का उल्लेख मिलेगा इस स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट दोनों के बारे में होता है, प्राप्ति के बारे में कुल कितना रिसीट आने वाला है साल में। अभी बजट पेश हुआ है ना 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ है उसमें कुल कितना इनकम यानी प्राप्ति और कुल कितना खर्च यानी एक्सपेंडिचर दोनों का है। और फाइनेंशियल ईयर वाइज होता है और हर साल में एक बार होगा। 110 मनी बिल के बारे में कहता है। मनी बिल कंसोलिडेटेड फंड से जो भी खर्च होगा या उसमें जो पैसा डाला जाता है वो मनी बिल होता है, धन विधेयक। ये फाइनेंशियल पावर हुआ। केवल लोकसभा में ही मनी बिल रखा जा सकता है, राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, ये संवैधानिक प्रावधान है। 114 एप्रोप्रिएशन बिल है। 114 क्या है? एप्रोप्रिएशन बिल, यानी ये विनियोग विधेयक कहते हैं। ये विनियोग विधेयक भी मनी बिल होता है जो केवल और केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है जिसको लोकसभा चाहे तो माने या चाहे तो ना माने। राज्यसभा को कोई पावर नहीं है मनी बिल के बारे में। और जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो एक मनी बिल है। क्या है अप्रोप्रिएशन बिल? कि जो भी पैसा निकलेगा भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से पार्लियामेंट कार्यपालिका को ऑथोराइजेशन करती है। तो यह हुआ 114 एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक, यानी कि खजाना से धन निकालने के लिए ये सरकार को शक्ति देती है, कार्यपालिका को शक्ति देती है, यही बिल मैंडेट देता है। 265 ये क्या कहता है? टैक्स जनता से कलेक्ट करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है सरकार को, पार्लियामेंट का, क्योंकि बिना कानून का आप टैक्स नहीं लगा सकते। 265 ये आपका राइट है, लीगल राइट है, विदाउट लॉ टैक्स नहीं लगेगा। तो यही लॉ 265 जो है फाइनेंस बिल आता है। फाइनेंस बिल क्या है? टैक्सेशन का प्रपोजल होता है, यानी कि वित्त विधेयक। और वित्त विधेयक पास हो गया तो क्या हुआ? सरकार को टैक्स लगाने की शक्ति मिल जाती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो, उसके लिए कानून हर साल आता है और उसको सरकार को शक्ति मिलती है कानून के पास होने पर। 117(1) ये फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 है। 117(1) ये एक मनी बिल है, यानी ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में नहीं। और 117(3) ये फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 है। ये जो कैटेगरी 2 है 117(3) ये मनी बिल नहीं है, ये ऑर्डिनरी बिल है। तो आप इसको जो है मनी बिल का इसको दर्जा नहीं है, यानी कि ये लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी इसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन 117 एक फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 ये मनी बिल होता है। तो ये फाइनेंशियल पावर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे थे। अब आइए फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवरसीइंग, यानी कि कार्यपालिका को देख रेख करना, कार्यपालिका को ओवरसीइंग करना मतलब पर्यवेक्षण कार्यपालिका का। क्योंकि आर्टिकल 75(3) क्या कहता है? 75(3) वो कहता है कि जो गवर्नमेंट है, जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, उत्तरदायी है। यानी एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू लोकसभा फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। तो लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को यानी कार्यपालिका को हटा सकती है अगर वो पास हो जाता है तो। और इस प्रकार ये संसद का, विशेषकर लोकसभा का ये पावर होता है कि वो नियंत्रित करती है कार्यपालिका को, अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है इसके माध्यम से।
कंट्रोल मैकेनिज्म और भी होते हैं, जैसे क्वेश्चन आवर। अब यहां पर मेंबर लोग क्वेश्चन करता है और जवाब कौन देगा? जो संबंधित मंत्री होगा, क्वेश्चन आवर। अब लोकसभा में क्वेश्चन आवर जो होता है, आप जानते हैं कि लोकसभा में 11 बजे से 12 बजे के बीच में होता है क्वेश्चन आवर। राज्यसभा में क्वेश्चन आवर 12 से 1 बजे के बीच में होता है। टाइमिंग दोनों का अलग अलग है। अब एक होता है तारांकित प्रश्न, इसको कहते हैं स्टैड क्वेश्चन। अब स्टैड क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है, ओरल रिप्लाई होता है, इसका लिखित में नहीं उत्तर दिया जाता है। स्टैड क्वेश्चन मतलब वहां पर एक स्टार लगा होगा, इसीलिए उसको स्टैड बोलते हैं, यानी तारांकित प्रश्न। और मैक्सिमम एक तो क्वेश्चन आपने पूछा, चूंकि ये ओरल उत्तर दिया जा रहा है मंत्री जी के द्वारा, तो इस पर 2 फॉलो अप क्वेश्चन यानी 2 अतिरिक्त प्रश्न पूछ सकते हैं, और ये लिमिट है। और लोकसभा में मैक्सिमम 20 क्वेश्चन लिया जाता है अलग अलग मेंबर के द्वारा, और राज्यसभा में 1 डे में मैक्सिमम 15 क्वेश्चन लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना। अनस्टैड जो क्वेश्चन है, अतारांकित प्रश्न, इसमें स्टार नहीं लगा होता है और इसका जवाब लिखित में यानी रिटन रिप्लाई होता है। कोई भी पूछ सकता है जो मेंबर हो, और इसमें फॉलो अप क्वेश्चन यानी एडिशनल क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हैं, और इसका भी लिमिट है। लोकसभा में मैक्सिमम जो है पर डे 230 अनस्टैड क्वेश्चन यानी अतारांकित प्रश्न पूछा जा सकता है, और राज्यसभा में 160। अब देखिए, चूंकि स्टैड का उत्तर मौखिक दिया जा रहा है तो वहां 20 लोकसभा और राज्यसभा में 15, लेकिन वही जो जा रहा है रिटन रिप्लाई वो ज्यादा है। लोकसभा में 230 पर डे का है और राज्यसभा में 160 का पर डे का लिमिट है। अब 0 आवर है। अब 0 आवर को हिंदी में कहते हैं शून्यकाल। अब यहां पर अर्जेंट मैटर आप उठा सकते हैं, कोई भी ऐसा मुद्दा आ गया जो कि अर्जेंट है तो इसको उठाया जा सकता है नोटिस देकर, है ना। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अगर सहमति मिलता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो तो वो उठा सकते हैं, और उसके बाद उस पर मोशन इज टेकन अप। तो दिस टाइम विल बी 30 मिनट्स 0 आवर ओनली। अब नॉर्मली क्या होता है, लोकसभा में 0 आवर जो होता है वो 12 बजे से 1 बजे तक, और राज्यसभा में 0 आवर 11 से 12 के बीच में होता है। दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। इसके अलावा डिबेट के माध्यम से भी पार्लियामेंट जो है बहस करके नियंत्रित करती है, कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है। अब डिबेट किस विषय पर होगा? इंपॉर्टेंट मैटर, जो महत्वपूर्ण विषय हो, पॉलिसी मैटर, नीतिगत विषय हो, टॉपिकल मैटर जो करंट में अभी चल रहा है, इंपॉर्टेंट इशू है उस पर, और मंत्री जी को जवाब देना पड़ता है। अंत में मिनिस्टर में गिव एश्योरेंस, और वो लोग आश्वासन भी देता है। उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन भी डिस्कशन होता है, अल्प अवधि का भी विमर्श होता है, चर्चा होती है। कॉलिंग अटेंशन, ध्यानाकर्षण भी होता है। हाफ आवर डिस्कशन, आधे घंटे की भी चर्चा होती है। इस सब को क्लब में करके डिबेट की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि चर्चा। ये लोकसभा में भी अलग से हो रही है, राज्यसभा में अलग से हो रही है। चर्चा हो गई, मंत्री जी ने जवाब दे दिया, लेकिन डिबेट में वोटिंग नहीं होता। लेकिन मोशन जो नीचे मैं लिखा हूं, सबसे नीचे मोशन का मतलब है इसमें वोटिंग होगा, यानी कि चर्चा होगी और अंत में वोटिंग होगा। डिस्कशन फॉलोड बाय वोटिंग, चर्चा के बाद वोटिंग होगा, लेकिन डिबेट में वोटिंग नहीं हो रहा है। अब ये क्या होगा? मोशन किस विषय पर आएगा? इंपॉर्टेंट विषय पर आएगा, पॉलिसी मैटर पर आएगा। एडजर्नमेंट ऑफ बिजनेस, एडजर्नमेंट मोशन कहा जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव है। और राष्ट्रपति के धन्यवाद पर मोशन होता है, मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है वो भी होता है। तो ये मोशन भी एक तरह से, और इस माध्यम से कंट्रोल किया जा रहा है। कंट्रोल मैकेनिज्म एग्जीक्यूटिव ओवरसीइंग व्हेन नॉट इन सेशन, मान लो कि पार्लियामेंट नहीं चल रहा हो, तब पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका को कैसे कंट्रोल करेगी? तो जब संसद नहीं चलता है तो संसद की जो कमेटी है वो अपना काम लगातार करती रहती है, और इसका ऑफिस भी है पार्लियामेंट बिल्डिंग में, यानी पार्लियामेंट की कमेटी सालों भर काम करती है, और इसके माध्यम से एग्जीक्यूटिव से पूछताछ, बुलाना, ये सब चलता रहता है, और इसके माध्यम से कंट्रोल होता है। तो रोल टू एग्जामिन एंड रिकमेंड ऑन बिल्स के बारे में रिकमेंड करना, बिल को एग्जामिन करना, जो अनुदान की मांगे हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स, इस विषय पर कमेटी एग्जामिन करती है। अब
आप देखिए जुडिशियल पावर क्या है पार्लियामेंट का, यानी कि न्यायिक शक्ति भी है क्या। पार्लियामेंट तो न्यायपालिका है नहीं, लेकिन पार्लियामेंट को न्यायिक शक्ति भी है। क्वेसी जुडिशियल फंक्शन है, यानी अर्ध न्यायिक शक्ति। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना संविधान के उल्लंघन, ये संसद की अर्ध न्यायिक शक्ति है ना। संसद की अर्ध न्यायिक शक्ति यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन मिलकर, पूरा सदन हो गया, संसद हो गया, ये राष्ट्रपति को हटाया जा रहा है संविधान के उल्लंघन के लिए, जिसका प्रावधान 61 में है, और यह चीज केवल और केवल संसद में हो सकती है। दूसरा आर्टिकल 67 यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, यह भी अर्धन्यायिक है। 124(4) क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया, यह भी अर्धन्यायिक है, जो कि केवल और केवल संसद में चलेगा। किस लिए हटते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज? इसके रीजन जो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, यानी साबित कदाचार और अक्षमता। 217(1)(b) हाईकोर्ट का भी जज कौन हटाता है? हाईकोर्ट के जज को समय के पहले तो संसद हटाता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। 324(5) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटाएगा? संसद ही हटाएगा, जिसका प्रावधान है 324(5) में। और भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक यानी सीएजी को कौन हटाएगा? 148(1) संसद हटाएगा। तो कुल मिलाकर इन जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया कैसी है? जुडिशियल, क्वेसी जुडिशियल है, यानी अर्धन्यायिक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सीएजी, इन सब लोगों को पार्लियामेंट हटाती है, जिसके लिए संवैधानिक प्रावधान है, जिसके लिए कानून बनाकर प्रावधान किया गया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोविजन है। अब इलेक्ट्रल फंक्शन है, यानी चुनाव भी करती है कौन? संसद के द्वारा चुनाव संबंधित, निर्वाचन संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। कौन कौन से? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद भाग लेता है ना, इलेक्ट्रल कॉलेज का हिस्सा होता है लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। तो राज्य विधानमंडल का भी है, लेकिन संसद का काम राष्ट्रपति के निर्वाचन में है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्योरली संसद के द्वारा होता है, तो यह निर्वाचन संबंधी काम हो गया संसद का। इलेक्शन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अब लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा में डिप्टी चेयरपर्सन को चुनना, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गए दोनों हाउस के, इसका भी काम संसद में होता है। फॉर लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा में डिप्टी चेयरपर्सन। अब अदर फंक्शन भी है, अप्रूव्स ऑल 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो 352 के तहत, प्रेसिडेंट रूल, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत, या वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो 360 के तहत। 3 टाइप का इमरजेंसी का वर्णन है भारत के संविधान में, और तीनों इमरजेंसी का अंतिम अप्रूवल कौन है, कौन सहमति देता है, ओके कौन करता है? संसद। तो यह संसद का इंपॉर्टेंट काम है कि संसद तीनों प्रकार के आपातकाल को अनुमोदन देती है। दूसरा आर्टिकल 169 169 ये क्या करता है? अगर किसी राज्य में मान लीजिए विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद संसद बना सकती है, और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो संसद क्या कर सकती है? विधान परिषद हटा सकती है। यानी विधान परिषद का बनना और विधान परिषद को खत्म करना, यह संसद की शक्ति है 169 के तहत, लेकिन यह विधानसभा के प्रस्ताव पर होता है। ठीक है। आर्टिकल 2, 3 और 4 ये क्या है? नया राज्य का बनना, नया राज्य का बिगड़ना, बाउंड्री में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, यह संसद की शक्ति है। आर्टिकल 312 क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, अभी कौन कौन से है ऑल इंडिया सर्विसेज? IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। मान लीजिए कि एक चौथा ऑल इंडिया सर्विस बनाना है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। इसका प्रावधान 312 में है।
फाइनल अप्रूवल ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज। जितना भी भारत की सरकार विदेशी राज्यों के साथ समझौते करती है, इंटरनेशनल ट्रीटीज जो होता है उसका अप्रूवल भी पार्लियामेंट ही देता है। अल्टीमेटली पार्लियामेंट को ही पावर है कि सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हुआ या भारत अमेरिका समझौता हुआ, ये सब संसद में जाता है और वहां से अनुमति लेना पड़ता है। और एक चीज इसमें और छूट गया है, यानी कि संविधान में संशोधन की शक्ति। तो मैं देखता हूं कि वो कहां छूट गया है। ये है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट, ये छूटा हुआ था, ये अलग से लिया जाता है। यानी संविधान संशोधन की शक्ति, और इसका वर्णन 368 में है। यानी भारत के संविधान में संशोधन होगा कैसे? 368 के तहत। और संशोधन का मतलब 3 है। एडिशन यानी कोई नया चीज शामिल कर रहे हैं, डिलीशन यानी किसी चीज को हटा रहे हैं, या वेरिएशन माइनर चेंज कर रहे हैं वर्ड में। तो एडिशन जोड़ना, डिलीशन हटाना, और वेरिएशन मतलब बदलाव करना वर्ड में पहले से जो मौजूद है उसमें, ये अमेंडमेंट होता है यानी संशोधन होता है। लेकिन आप सबको पता है कि पार्लियामेंट द्वारा संविधान में जो संशोधन की शक्ति है वो सीमित है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि सीमाहीन नहीं है, सीमा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमा 1973 में स्पष्ट कहा है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकती है। तो चूंकि पार्लियामेंट का ये सेशन चल रहा है और ये अवसर है आपको बताने का कि संसद के बारे में, तो संसद के गठन से लेकर एक एक चीज इसमें दिया हुआ है, और ये सब रिसर्च करके फैक्ट आपके सामने है। इसको एक एक चीज स्लाइड को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी के लिए ये अत्यंत उपयोगी है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक उपयोगी फैक्ट आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो ये है जैसे लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी कि विधायी क्या है, जैसे आप नोट कर लीजिएगा। कानून यूनियन लिस्ट पर, कंकरेंट लिस्ट पर ऑर्डिनेंस 123 है, ये संविधान संशोधन का है। 368 का मैं बताया। फिर ये फाइनेंशियल पावर पार्लियामेंट का सब आर्टिकल नोट कर लीजिए कॉपी में, जरूरी है, यही पूछता है, इतना काफी है जानना कि क्या है फाइनेंशियल। फिर एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे है, तो ये सब दिया हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन आवर, स्टैट अनस्टैट, एक दिन में कितना पूछा जाएगा, यहां से आप नोट कर लीजिए एक एक पॉइंट को। और ये 0 आवर हुआ, डिबेट हुआ, मोशन, डिबेट और मोशन में अंतर भी हम बता दिए, और 0 आवर भी बताए हैं। और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में मैंने कहा कि ये तो सालों भर काम करती है, संसद चल रहा हो या न चल रहा हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और हमने बताया कि अर्ध न्यायिक काम भी है पार्लियामेंट का, और पूरा 61 से लेकर सब मैंने बताया है कि कौन कौन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को पार्लियामेंट उनके पद से हटाती है, ये भी आप देख लीजिए। और निर्वाचन भी करती है पार्लियामेंट, कौन कौन पोस्ट का, किसका, कैसे, ये भी मैंने बता दिया। और अदर फंक्शन भी बता दिया, इमरजेंसी का हो गया, विधान परिषद का हो गया, राज्यों के बारे में, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए गागर में सागर के समान है। अगर इसको ध्यान से पढ़ते हैं, यकीन मानिए यहां से बहुत क्वेश्चन आपको आ रहा है, 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल है। तो इसको ध्यान में रखिएगा तो आपका बहुत बढ़िया रहेगा। इस वीडियो को पॉज करके एक एक चीज लिख लीजिए और बातों को सुनिए, और कोई फिर भी डाउट अगर है तो आपके डाउट का स्वागत है। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमको पूछिए, उसका जवाब मैं स्वयं दूंगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, अपने विचार इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों का भी कल्याण कीजिए इस वीडियो को शेयर करके। आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े और आपके साथी भी आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।